आज हम पोल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में 15 अगस्त की मिडनाइट को, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पार्लियामेंट में पहली बार ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी। इससे पहले भी बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे हमारी कंट्री में, जो हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन सबका दो मेन कॉमन गोल था। पहला, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना, और दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम करेगी। इंडिया को फ्रीडम मिली, लेकिन साथ ही कंट्री को फेस करना पड़ा पार्टीशन। लोग जो है बहुत सारे इस पार्टीशन से खुश नहीं थे, बहुत जगह वायलेंस हुआ, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, और इसी वजह से 1947 का जो ईयर है वो ट्रॉमा में गुजरा। नेक्स्ट टॉपिक है थ्री चैलेंजेस क्या क्या थे जो इंडिया को फेस करने थे। फर्स्ट था हमारा टू शेप अ नेशन। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर तरह तरह की लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, लोग डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, और यही हमारा मेन चैलेंज था कि इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस और इतने सारे रिलीजन होने के बावजूद इंडिया को यूनिफाइड कंट्री कैसे बनाएं। सेकंड चैलेंज था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और कुछ एक्सटेंडेड राइट्स दिए हैं, जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं। और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अगर किसी को फिर भी पूछना हो, जानना हो इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं ताकि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हो सके। थर्ड जो हमारा चैलेंज है वो है डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ सोसाइटी। इंडिया में पॉवर्टी रिमूव करना और इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बनाना, ये हमारा थर्ड चैलेंज था। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, और मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से उन्होंने एक टू नेशन थ्योरी दी थी, जिसका मतलब था ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के लोग हैं, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और इसीलिए वो पाकिस्तान का अलग कंट्री चाहते थे मुस्लिम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। कंट्री जब डिवाइड हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये बहुत ही पेनफुल था लोगों के लिए, और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसको इम्प्लीमेंट करना। और डिसाइड ये हुआ कि जो एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान की होएगी, और बाकी जो है वो इंडिया की होएगी। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है इंडिया में वो सिर्फ एक ही जगह पर कंसंट्रेट नहीं थे, बल्कि दो जगह पर थे, एक तो वेस्ट में और एक ईस्ट में। इसलिए डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान में टू टेरिटरीज आएगी, एक तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटीज़ ज़्यादा है। सेकंड प्रॉब्लम थी कि सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो पाकिस्तान में मर्ज नहीं होना चाहते थे। और थर्ड मेन प्रॉब्लम, पंजाब और बंगाल जो है, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। इसलिए पंजाब का वो पार्ट जहाँ पर हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी वो इंडियन टेरिटरी में आया, और पंजाब का वेस्ट पार्ट जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान का पार्ट बना। सेम बंगाल में भी जो वेस्ट बंगाल है जहाँ पर हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी वो इंडिया का पार्ट बना, और ईस्ट बंगाल जो अभी का बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान के टेरिटरी में गया, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी। लास्ट प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ की। बहुत सारे हिंदूज़ और सिख्स थे जो अब पाकिस्तान के एरिया में थे, और बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो इंडियन साइड पे थे। दोनों को ही वहाँ पर अपने अपने एरिया में ट्रैप्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर अब माइनॉरिटीज़ थे और वहाँ के लोगों के लिए इजी टारगेट बन गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। पहले तो पॉलिटिकल लीडर्स और लोगों को लगा कि ये जो वायलेंस है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी ये वायलेंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन।
इससे पहले हमने पढ़ा था कि दोनों ही साइड पर पाकिस्तान में हिंदूज़ और सिख्स जो थे उन्हें लग रहा था कि वो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ पर एलियनेटेड फील कर रहे थे। और सिमिलरली इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उनको यहाँ पर एलियनेटेड फील हो रहा था, क्योंकि अब वो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ बन गए थे। रिलीजन के नाम पर दोनों ही साइड पे मास किलिंग हो रही थी, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। जो माइनॉरिटीज़ थे उनको रिफ्यूजी कैंप में शेल्टर लेना पड़ा। बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनको एबडक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया। बहुत सारी वुमेन्स का रेप हुआ और बहुत सारी वुमेन्स को उनके खुद की फैमिली मेम्बर्स ने ही किल कर दिया अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए। टाइम पर बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स और फिल्म मेकर्स थे इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड पे, जिन्होंने इस रुथलेस किलिंग और इस सफरिंग को अपनी पोएम्स, अपनी फिल्म्स के थ्रू दिखाया था। पार्टीशन में सिर्फ प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी डिवीज़न हुआ था, रेलवे का डिवीज़न हुआ था। अराउंड 80 लाख पीपल को बॉर्डर क्रॉस कर कर दूसरी साइड जाना पड़ा और 5 to 10 लाख पीपल इस पार्टीशन में मारे गए। इंडियन नेशनल स्ट्रगल के बहुत सारे लीडर्स इस टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे और उनका मानना था कि इंडिया को सारे रिलीजन्स, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, उन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं बननी चाहिए जो किसी एक फेथ या एक रिलीजन को सपोर्ट करता है और बाकी रिलीजन्स को दबाता है। यहाँ हर सिटीज़न को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इसीलिए इंडिया एक सेकुलर नेशन बना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर कोई प्रिंस रूल करता था, उन स्टेट्स को हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। वो सब ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ही थे, लेकिन कुछ इंटरनल मैटर्स में प्रिंस का ही कंट्रोल होता था। इसे हम पैरामाउंटेसी भी कहते हैं। इंडिया में 1/3 लैंड एरिया जो है वो सारे प्रिंसली स्टेट्स के अंडर था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिश कंट्रोल से, तो ये पैरामाउंटेसी भी उस टाइम ख़त्म हो गई। इसका मतलब वो सारे प्रिंसली स्टेट्स अब इंडिपेंडेंट थे। ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंस से पहले ये अनाउंस किया कि ये प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट ही रह सकते हैं। बहुत सारे रूलर्स, जैसे रूलर ऑफ ट्रेवनकोर आज का केरला का पार्ट है, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया था। इसका मतलब ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को, बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। इंडिया को ऑलरेडी पार्टीशन का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट रहते तो इसका मतलब ये था कि इंडिया के फर्दर और स्मॉल कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता। अब इसमें गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, उन्होंने क्या किया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।